अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बायोलॉजी के अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे। जितने हमने बाकी मॉलिक्यूल इसी चैप्टर में पढ़े, जैसे वाटर जो इनऑर्गेनिक था, कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था, वो भी मैक्रो मॉलिक्यूल था, प्रोटीन पढ़ा और लिपिड पढ़ा। लेकिन जो अभी आज जो न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे हैं ये थोड़ा ज्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जितने हेरेडिटी मटेरियल है डीएनए और आरएनए वो इसी से ताल्लुक रखते हैं और ये मॉलिक्यूल जो है वो हेरेडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये महज न्यूट्रिशन नहीं है। जो बाकी कंपाउंड या जो मैक्रो मॉलिक्यूल है वो हम इसलिए इनहेल कर रहे थे कि वहाँ पे हमें एनर्जी चाहिए था और यहाँ पे हमें जो हेरेडिटी मटेरियल है उसके लिए मॉलिक्यूल चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो न्यूक्लिक एसिड है, सबसे पहले हमने न्यूक्लिक एसिड को डिफाइन करना है। व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? तो न्यूक्लिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैक्रो मॉलिक्यूल है और रिस्पॉन्सिबल है हेरेडिटी मटेरियल के लिए। चले, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इसको क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अंदर जो यूनिट है वो न्यूक्लियोटाइड है और वो बहुत सारे एक दूसरे के साथ मिलके न्यूक्लिक एसिड बनाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरेडिटी, पहले आपको बता दिया कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो हेरेडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जितने कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होते हैं उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से है? तो हमारे पास दो है, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। डिस्कवरी इसकी जो की थी वो सबसे पहले पस सेल में हुई थी और उसके बाद फिश के स्पर्म में इसको डिस्कवर किया गया था न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लियोटाइड जो है वो इसका यूनिट है, आरएनए और डीएनए का जो यूनिट है वो न्यूक्लियोटाइड है। हम थोड़ा न्यूक्लियोटाइड को डिटेल से पढ़ेंगे तो उससे फिर न्यूक्लिक एसिड ज्यादा समझ में आ जाएगा। इसके जो कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड जो है वो कंपोज करता है पेंटोज शुगर पे। इसके अंदर शुगर मॉलिक्यूल होता है और वो राइबोस होता है, इसीलिए इसको डीऑक्सीराइबोज और ऑक्सीराइबोज, राइबोस का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसके अंदर जो शुगर है वो 5 कार्बन वाला है। इसके अलावा नाइट्रोजनस बेस है, बेसिस 5 टाइप्स के हैं, एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और थाइमिन। जबकि यूरेसिल जो है वो सिर्फ आरएनए में होता है थाइमिन की जगह। डीएनए में भी 4 बेसिस होते हैं, आरएनए में भी 4 बेसिस होते हैं, लेकिन डीएनए में जो बेस है वो यूरेसिल नहीं होता, उसकी जगह थाइमिन है। और यहाँ पे आरएनए के अंदर क्या होगा? यूरेसिल, थाइमिन की जगह यूरेसिल होगी। और तल जो कंपोनेंट है इसका न्यूक्लियोटाइड का वो है फास्फोरिक एसिड, मतलब फास्फेट ग्रुप इसका तीसरा कंपोनेंट है। पेंटोज शुगर के बारे में थोड़ा डिटेल से अगर हम पढ़े तो पहले भी बताया कि ये पेंटोज शुगर जो है वो राइबोज है। इसका फार्मूला C5H10O5 है, इसमें 5 कार्बन होते हैं। एंड डीऑक्सीराइबोज जो है वो डीएनए के अंदर जो शुगर है वही है, उसका जो है C5H10O4, एक O कम है इसीलिए डीएनए को डीऑक्सीराइबोज कहा जाता है। जो नाइट्रोजनस बेस का आपको बताया तो ये साइक्लिक कंपाउंड है जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है और कार्बन ऑलवेज अटैच टू कार्बन नंबर 1 ऑफ पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में जो नाइट्रोजनस बेस है वो हमेशा कार्बन नंबर 1 पे, अभी हम स्ट्रक्चर में देखेंगे, ये कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होता है। इट इज क्लासिफाइड इनटू मेन टाइप, प्यूरिन होता है और पैरामिडीन। बेसिस 2 किस्म के हैं, प्यूरिन बेसिस और दूसरा पैरामिडीन बेसिस। तो प्यूरिन बेसिस के अंदर जो 2 थे, 5 में से 2 एडेनिन और गवानिन, AG से याद रखना, ये प्यूरिन बेसिस के अंदर है और इसके अंदर डबल रिंग स्ट्रक्चर है। इसका जो स्ट्रक्चर अभी आगे देखेंगे वो डबल रिंग होगा। अच्छा, और पैरामिडीन के अंदर थाइमिन, यूरेसिल और साइटोसिन है और इसका जो रिंग स्ट्रक्चर है वो सिंगल रिंग है इन तीनों का, और इसका क्लास का नाम जो है वो पैरामिडीन है। नेक्स्ट जो क्लास है
अच्छा, स्ट्रक्चर को देके हमने बताया कि पैरामिडीन के अंदर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। देखो ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, और इसके अंदर थायमीन साइटोसिन होते हैं और यूरेसिल आरएनए में। जबकि प्यूरिन के स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो डबल रिंग है। देखिए एक 5 कार्बन का रिंग है और दूसरा 6 कार्बन का रिंग इसके अंदर होता है। और दूसरा ये ग्वानिन को देखे, इसके भी 2 रिंग स्ट्रक्चर है, और ये 2 प्यूरिन के एग्जाम्पल है। चले फास्फोरिक एसिड पढ़ते हैं कि व्हाट इज फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड। अब जो आरएनए है या डीएनए है उसमें पूरा एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। तो 2 न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो किस चीज का बना होगा, वो फास्फोरिक एसिड का बना होगा। तो फास्फेट ग्रुप यहीं पे काम करता है बिटवीन न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड का। द नाइट्रोजनस बेस इज अटैच टू कार्बन नंबर 1 of pentose sugar while phosphoric acid is attached to carbon number 5। MCQs के लिए आपने याद रखना है कि फास्फोरिक एसिड हमेशा जो है वो यहाँ पे अगर आप देखें कार्बन नंबर 1 के साथ, अभी नेक्स्ट आगे स्ट्रक्चर देखेंगे, लेकिन जो कार्बन है इसको हम नाम देते हैं कि ये कार्बन नंबर 1 हो गया 2 3। तो इसी तरह कार्बन नंबर 1 के साथ कौन अटैच होगा हमेशा, जो बेस है, जो 5 बेसिस का बताया उसमें से कोई एक बेस जो है वो कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होगा शुगर रिंग में, और जो फास्फोरिक एसिड है वो कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होगा ऑलवेज। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। बॉन्ड फॉर्म बिटवीन फास्फोरिक एसिड बेस एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ पेंटोज शुगर इज कॉल्ड ईस्टर लिंकेज। यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है एक फास्फोरिक एसिड का और नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है उसके दरमियान, वो फास्फोडाइस्टर लिंकेज होता है, तो ईस्टर बॉन्ड होता है वो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब जो हमने न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा कि 3 चीजों से मिलकर बना था, शुगर से, फास्फोरिक एसिड से और बेस से। अब इसके टाइप्स कितने हैं, तो 3 टाइप्स है। अगर तो किसी न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक न्यूक्लियोटाइड है तो हम कहेंगे मोनोन्यूक्लियोटाइड, अगर 2 है तो डायन्यूक्लियोटाइड, और अगर 2 से ज्यादा है तो हम उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड का नाम देंगे। चले नेक्स्ट, मोनोन्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड। ये तो नाम से जाहिर है मानो, लेकिन आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो एटीपी, एडीपी और एएनपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये तीनों जो है वो मोनोन्यूक्लियोटाइड के एग्जाम्पल है। और ये बॉडी की करेंसी है, एटीपी बॉडी यूज कराता है। फिर जब सिंगल फॉस्फेट ग्रुप होता है तो मोनोफॉस्फेट, डबल और एटीपी में 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोनोन्यूक्लियोटाइड के आगे कौन सा है, तो वो है डायन्यूक्लियोटाइड। अच्छा, यहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन की बात हुई है कि एटीपी बना किस तरह है। तो सबसे पहले एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बनता है, एडेनोसिन और राइबोस शुगर जब मिलता है तो एडेनोसिन बनाता है। यही एडेनोसिन आगे एडेनोसिन प्लस फॉस्फेट तो एएनपी बनता है। फिर एक और फॉस्फेट जब इसके साथ मिलता है तो एडीपी बनता है। जब उसके साथ एक और फॉस्फेट बन जाता है तो एटीपी बन जाता है, एटीपी। और जो एटीपी है उसके अंदर ये एनर्जी रिच कंपाउंड है जो बॉडी की करेंसी है। और जब एक एटीपी एडीपी में ट्रांसफर होता है तो उसी दौरान ये रिलीज करता है 7 किलो कैलोरी का जो एनर्जी है, 7 किलो कैलोरी। अच्छा, एटीपी के आगे अभी हम पढ़ेंगे कि डायन्यूक्लियोटाइड। अब डायन्यूक्लियोटाइड नाम से जाहिर है कि जिसके अंदर 2 न्यूक्लियोटाइड होंगे, ये आपस में जो है जुड़ जाते हैं। और इसकी एग्जांपल कोएंजाइम है, उसके अंदर डायन्यूक्लियोटाइड और विटामिन जैसे ही मिलते हैं तो हमारे लिए कोएंजाइम बनाता है जो कि एंजाइम के साथ हेल्प करता है। इसके एग्जाम्पल जो है कोएंजाइम के वो NAD है, NADP और FAD। इसकी एब्रिविएशन भी आप MCQs के लिए याद रखना। NAD मीन निकोटिनामाइड एडेनिन डायन्यूक्लियोटाइड,
निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट अगर फी आ जाए तो, और एफएडी फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये डाइन्यूक्लियोटाइड के 3 एग्जाम्पल में लिखना, ये कोएंजाइम के नाम NAD, NADP और FAD। चलिए डाया के आगे फिर हम देखेंगे कि फॉर्म ऑफ कोएंजाइम। अच्छा, ये फिर हम एंजाइम में पढ़ेंगे कि जो NAD होता है ये कभी ऑक्सीडाइज फॉर्म में होता है और कभी रिड्यूस फॉर्म में। जो ऑक्सीडाइज स्टेट में कोएंजाइम होता है, दे एक्ट एज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर। द ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ कोएंजाइम आर मोर एक्टिव देन इट्स रिड्यूस फॉर्म। एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है कि जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है वो ज्यादा एक्टिव होता है रिड्यूस फॉर्म से। इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ रेस्पिरेशन, कोएंजाइम एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर। During this process, they are the alternatively reduced and oxidized। देखिए हम जब आगे 4 चैप्टर पढ़ेंगे जिसके अंदर हम लाइफ प्रोसेसेस, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, तो हम रेस्पिरेशन में देखेंगे कि ग्लूकोज से एनर्जी किस तरह ऑब्टेन होता है। तो जैसे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और एंड में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, वहां पे आप देखेंगे कि सिंपली आपका जो कोएंजाइम है वो एक दफा ऑक्सीडाइज स्टेट में आ जाता है, फिर रिड्यूस में, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस में, क्योंकि वो आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है और एनर्जी जो है वो जनरेट करता है। तो वहां पे हम इसका फिर डिटेल पढ़ेंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है? मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर बॉन्डेड टुगेदर, दे आर नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जब बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाए तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाता है। उसका एग्जांपल डीएनए और आरएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये तो आपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में यहाँ तक सुना कि ये डीएनए और आरएनए जो है ये टाइप है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड के एग्जाम्पल है। तो यही दोनों असल में आपका न्यूक्लिक एसिड बनाता है। तो अगले जो लेक्चर है उसमें हम डीएनए और आरएनए दोनों को कवर करेंगे और उसका जो आपस में डिफरेंसेस है और जो सिमिलैरिटीज है वो सारे हम उसमें पढ़ेंगे। होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स करके पूछिए, हम इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। अल्लाह हाफिज।